ना वफा होगी ना वफा की बातें होंगी, ना वफा होगी ना वफा की बातें होंगी, अब जो भी होंगी एग्जाम के बाद होंगी। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और साथ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं आपको बता दूं, ये है आपका अध्याय नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल इनमें से क्वेश्चन बनता है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने लिए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब आप बोलोगे लघु उत्तरीय प्रश्न तो काट दिए गए हैं, तो नहीं, आपके यही क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बना देता है यूपी बोर्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चलिए बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह कौन सा देश है। तो यहां पर है जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था फ्रांस से। और यहां पर याद रखना पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था इटली से। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली से, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है प्रश्न नंबर 2, ठीक है। क्या कहता है प्रश्न नंबर 2 कि भाई बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई। तो किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई। तो वो पाई थी भाई साहब उदारवादी नीति द्वारा या लोकतांत्रिक नीति द्वारा या पृथक्करण नीति या लौह एवं रक्त नीति। तो यहां पर याद रखना लौह एवं रक्त नीति, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आता है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध जो था वो किस देश से था। तो आप याद रखना फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय वाटरलू में हुई थी। नेपोलियन संहिता के बारे में आपने सुना होगा। नेपोलियन ने फ्रांस में बहुत ही अच्छा काम किया था, वहां की सड़कें सुधारी, बहुत सारी चीजें। अभी आगे पढ़ेंगे नेपोलियन संहिता के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका चौथा क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि भाई निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो मैजनी, कावूर, गैरीबाल्डी, ये सभी। तो बहुत जगह लिखा होता है गैरीबाल्डी, ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चन बैंकों में रहता है, लेकिन यहाँ पर इटली के एकीकरण में सभी थोड़े थोड़े भूमिका निभाए थे। तो यहाँ पर ये सभी आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, कई क्वेश्चन बैंक में ये होते हैं, तो ये ध्यान रखना यार, पेन गिर रहा है। और एक बात बता दूं कि आप बोलोगे भैया रिपीट कर रहे हो वीडियो, तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी यही टॉपिक पर बिल्कुल सेम, लेकिन मुझसे 2 प्रश्नों में गलती हुई थी। बहुत सारे लोग वीडियो डिलीट नहीं करते, जानते हो क्यों। क्योंकि भाई नहीं करते क्योंकि मेरी वीडियो रैंक कर गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने सोचा कि भाई बच्चों की यहाँ पर नंबर कटेंगे, बच्चों का नुकसान है, मैंने झट से वीडियो को प्राइवेट किया, तो बस इसीलिए मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो ए नंबर विकल्प है ज्यूसेपे गैरीबाल्डी या ऑटो बिस्मार्क या फिर नेपोलियन। नेपोलियन तो फ्रांस से संबंधित है, आप जानते हो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखना ऑटो बिस्मार्क, ठीक है। तो ऑटो बिस्मार्क की मुख्य भूमिका थी, तो ये आप लोग याद रखना, ये विकल्प सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन कहता है गैरीबाल्डी संबंधित था। तो गैरीबाल्डी किससे संबंधित था। तो भाई साहब इटली के एकीकरण से या जर्मनी के एकीकरण से या अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से या रूस की राज क्रांति से। तो गैरीबाल्डी जो संबंधित था वो कहाँ से था, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाया था ना, पीछे आप लोग देखोगे कि भाई ये देखो यहाँ पर है इटली के एकीकरण में किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये सभी मैंने बताए थे ना। तो यहाँ पर देखो गैरीबाल्डी एक क्वेश्चन में मिल रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, गैरीबाल्डी की। तो ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नहीं सही होगा, यहाँ पर सही का चिन्ह लगा है, तो आप लोग ये मिस्टेक मुझसे हुई थी, मैं बता रहा हूँ ना, तो वही हुई थी। तो उसके बाद आगे बढ़ते, फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी भाई साहब। तो वो हुई थी 1789 ईस्वी में। आप लोग इन सारे प्रश्नों को लिख लो, इनमें से कोई ना कोई बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे, 20 में से बहुत सारे फंसेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, कावूर या मैजनी। जल्दी से कमेंट करो, मैं बता दूं तो यहाँ पर बता देता हूँ, चलो मैजनी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 9वां। क्या कहता है फ्रांस में
ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, जल्दी से बताओ। 1815 में, या फिर 1830 में, या फिर 1848 ईस्वी में, या फिर 1871 ईस्वी में? तो फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो ही थी, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, 1848 ईस्वी में। तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कहां पर हुआ था, इटली। पीछे मैंने अभी बताया आपको ना, तो हाँ इटली। तो ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? तो निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर याद रखना कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यह शासन सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होता है। यानी जो भी सरकारें होती हैं, निरंकुशवाद सरकार भी पूछ सकता है, तो इसमें क्या होता है कि भाई किसी का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो पूंजीपतियों का एक प्रकार से नियंत्रण होता है, आप कह सकते हो। सैन्य शक्तियों पर आधारित होती हैं, दमनकारी मतलब कि अच्छी नीतियां नहीं लाती हैं देश के लिए, तो ये सरकारें ऐसी होती हैं। तो निरंकुशवाद से यही तात्पर्य है, यानी जिस पर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं होता है ना। जैसे पाकिस्तान में भी ऐसे ही है अभी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा, जर्मनी की एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? आपने अभी पीछे बहुविकल्पी में पढ़ा, ऑटोवन बिस्मार्क का। तो ऑटोवन बिस्मार्क का था, ठीक है। उसके बाद विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, यानी बनाया गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। फ्रांस की जब क्रांति हुई तो उसके 2 परिणाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग 2 परिणाम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम क्या क्या? पहला है, फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया। आपने जाना नेपोलियन संहिता, है ना। तो फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ था, तो ये आप लोग याद रखना। नेपोलियन बहुत ही अच्छा शासक था, उसने मतलब एक महान व्यक्ति कह सकते हो, जिसने अपने देश के हित के लिए कई ऐसे कदम उठाए अपने हित के बारे में ना सोचते हुए। उसके बाद उसके मन में फिर जानते हो लालच आ जाता है, तो फिर और भी देशों को अपने अंडर में लेने का उसके अंदर विचार आया, फिर युद्ध वगैरह हुए और उसकी पराजय हुई, वो मारा गया इस तरीके से। उसके बाद आपका इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं भाई? मैजिनी, गैरीबाल्डी, काबूरा। भी आपने पिछले बहुविकल्पी में पढ़ा, तो देख रहे हो ना, एक क्वेश्चन घुमा फिरा कर इधर उधर से बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्या आता है? अगला अब आपका आता है, देखो ये आपका आ गया, किसमें का है ये आपका क्वेश्चन आता है भारत में राष्ट्रवाद का, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, इधर उधर है थोड़ा सा, लेकिन हाँ क्या करना है आपको तो भाई बोर्ड में कोई सटे हुए क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, इधर उधर से आएंगे, बस ऐसे ही तैयार करो। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन क्या था? सबसे पहले असहयोग का मतलब क्या है भाई? बोलने से पता चल रहा है कि सहयोग ना देना, यानी अंग्रेजों का सहयोग ना देना। असहयोग आंदोलन किसने चलाया? गांधी जी ने चलाया। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट का था, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लेना, क्या था? रॉलेट एक्ट था। और प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, ये सारे नहीं होंगे, ठीक है। रॉलेट एक्ट होगा। उसके बाद आगे प्रश्न नंबर 6 आता है। तो चौरा चौरी घटना के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि चौरा चौरी नामक स्थान पर क्या हुआ कि जो भीड़ थी ना, वो क्या की कि पुलिस वालों को जला दी थी, जिसके कारण गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, मैं ऊपर ऊपर आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं प्रश्न नंबर 6, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो आप लोग याद रखना 1919 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, जिसके बारे में बहुत दर्दनाक आप सुने होंगे कि भाई जनरल डायर वहाँ पर गोलियां चलवा दी थी, कई सारे लोग मारे गए थे, हजारों लोग आप कह सकते हो, इसीलिए बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये मैप में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो अमृतसर, याद रखना कहां स्थित है? अमृतसर, ठीक है, जलियांवाला बाग। तो ये किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यहाँ पर 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या फिर 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या फिर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या 11 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पर याद कर लेना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। उसके बाद आपका आगे आता है कि भाई असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न नंबर 8 है। तो यहाँ पर है ए नंबर है जवाहरलाल नेहरू ने, या मोतीलाल नेहरू ने, या फिर लोकमान्य तिलक ने, या महात्मा गांधी ने। भाई असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आगे है कि भाई करो या मरो का नारा किसका था। तो करो या मरो का नारा सिंपल आप हमेशा से पढ़ते आए हो, महात्मा गांधी जी का था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में सन 1919 ईस्वी को क्या किया कि भाई असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। 1919 को ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ, 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना। तो असहयोग आंदोलन भी 1919 को हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग देखो, यहाँ पर फिर से ये यूरोप में राष्ट्रवाद वाले का क्वेश्चन है। क्या है, प्रश्न नंबर 1 कहता है कि भाई नेपोलियन द्वारा फ्रांस में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था, मैंने आपको अभी पीछे बताया था। उसके असाधारण कार्यों एवं आश्चर्यजनक विजयों ने संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। वो विजय भी बहुत सारी प्राप्त किया था, ठीक है। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित है, क्या क्या है। सबसे पहले उसने सुधार किया भाई साहब शासन संबंधी सुधार। उसने शासन संबंधी सुधार में क्या किया, नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। जो भी नेपोलियन की शासन था वो कार्य क्षमता पर आधारित था। पहले क्या था कि भाई अपने रिश्तेदार हैं, आ जाओ हम तुम्हें अपने सेना में भर्ती किए लेते हैं। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, नहीं, योग्यता के ऊपर जो भी व्यक्ति काम करेगा योग्यता के ऊपर उसको चुना जाएगा, उसने ये किया। तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो यही हुआ। उसके बाद आगे देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया, शासन को एकदम केंद्रीकरण कर दिया। जैसे अभी हुआ है ना केंद्र सरकार, आप लोगों ने नाम सुना होगा, राज्य सरकार, तो इस तरीके से। उसके बाद न्याय संबंधी सुधार उसने क्या किया भाई, न्याय संबंधी सुधार में क्या किया कि भाई नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। पहले कोई भी विधि नहीं थी कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति कैसे अपराधी समझा जाएगा, किस प्रकार से उसको दंडित किया जाएगा। तो नेपोलियन ने क्या किया भैया, एक विधि संहिता लागू किया जिससे किसी व्यक्ति को विधि अनुसार दंड दिया जाने लगा। विधि अनुसार, पहले कोई विधि नहीं थी। जिसको मनाया भाई तुम दोषी हो, चल तू देशद्रोही है, चल, उसको जेल में डाल दिया या उसको सजा मिल गई। लेकिन फिर उसने विधि बनाया कि भाई कोई व्यक्ति दोषी कैसे समझा जाएगा या वो निर्दोष अपने आप को कैसे साबित कर सकता है, कैसे प्रूफ कर सकता है ना, प्रूफ के आधार पर। उसके बाद आगे आता है तीसरा, क्या किया उसने, सार्वजनिक सुधार किए। सार्वजनिक सुधार का मतलब है सोशल, है ना, एक्ट किया। क्या किया, नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। कौन कौन से भाई, उसने भाई सामाजिक सुधार क्या होता है, सबसे पहले तो भाई बेरोजगारी, है ना, सड़क हो गया, ये सारी चीज़ों पर तो उसने ध्यान ही दिया। तो यहाँ पर बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया। पहला, आवागमन को सुलभ बनाने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण करवाया, जैसे अभी की सरकारें करती हैं, है ना। आवागमन किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन, एक सामान को दूसरे जगह तक ले जाना, या फिर एक व्यक्ति दूसरे जगह तक जाता है तो कैसे जाएगा, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, आवागमन, है ना, सुलभ होना चाहिए। तो वो इसने करवाया, परिवहन सुविधा। तो वो हुआ। चौथा आपका है शिक्षा संबंधी सुधार उसने किया। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। मतलब क्या हुआ कि भाई सरकार शिक्षा देने लगी बच्चों को, कि भाई प्रेरित करने लगे कि आप लोग पढ़ाई करो, है ना। उसके बाद आर्थिक सुधार उसने क्या किए, नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। बैंक की मतलब पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस बोला गया, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसी तरीके से। तो उसने पेरिस में स्थापना की। मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया। मादक द्रव्यों ने जहरीले पदार्थ हो गए, शराब वगैरह में उसने कर लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि सरकार को फायदा होने लगा, ताकि उस पैसे का, उस धन का इस्तेमाल सरकार सड़क बनाने में कर सकती है, एजुकेशन के क्षेत्र में कर सकती है ना, न्याय के क्षेत्र में कर सकती है, यानी अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कर सकती है। तो यही होता है। तो भाई मजदूरों का वेतन निश्चित किया, चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफखोरी को भी समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब। चोर बाजारी आप जानते हो कितना खतरनाक होता है, सट्टेबाजी यानी जुए वगैरह को बंद करवाया, मुनाफाखोरी यानी कोई भी व्यक्ति पहले बहुत सारा पैसा उसके पास हुआ तो वो क्या है कि सामानों को डंप कर लिए, उसके बाद अपना मन का मौजी बेचता था, तो वो उसने खत्म करवाया। मुनाफाखोरी इसी को बोलते हैं, अभी भी होते हैं दलाल, आप जिसको बोलते हो, ठीक है, दलाली। उसके बाद आगे धार्मिक सुधार उसने क्या किया। धार्मिक सुधार में किसी भी देश के लिए धार्मिक सुधार भी इंपॉर्टेंट है ना, सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया जाए। जैसे हमारे देश में भी ऐसे ही है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार ये सब कर सकता है। तो उसी तरीके से नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से सोचो, उस समय वो उसकी कितनी बड़ी सोच थी, किस आगे तक वो किस लेवल तक सोचता था,
इसीलिए बोलते हैं महानतम व्यक्तियों में से एक था। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण किस प्रकार से हुआ? ठीक है, तो मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थी। मतलब राष्ट्रवादी भावनाएं मतलब अपने देश के लिए मर मिटने वाली जो भावना होती है राष्ट्रवादी, मतलब अपने राष्ट्र के हित के लिए हमारे अंदर भावनाएं होती हैं। जैसे अगर कोई भी दूसरा देश और हमारे देश में बीच में तकरार होगा तो हम अपने देश के लिए मरेंगे, ये नहीं कि उसके तरफ से लड़ने लग जाएंगे। तो वो क्या है, हमारे अंदर हमारे राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, ईमानदारी है, देशभक्ति है, भावना है, इमोशंस जुड़े हैं, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो यही हुआ। इन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन राजशाही एवं सैन्य शक्ति ने इसका दमन किया। इन लोगों का प्रशा के बड़े भूभाग यानी भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। ठीक है, इसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। अब देखो, मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया किसके नेतृत्व में हुई? तो ऑटो वन बिस्मार्क, है ना। इसीलिए ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में आपने अभी बहुविकल्पी पढ़ा। बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इन्हीं के बीच से उठा लिया जाता है भाई, है ना, कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, सिंपल। तो ये ऑटो वन बिस्मार्क किससे संबंधित था, किस देश से संबंधित था, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक, कहाँ का मंत्री था। तो यही तो है भाई, क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान उसने क्या किया? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। उसने जर्मनी को एकीकृत कर दिया, एकीकृत राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया और प्रयास में सफल हुआ। सिंपल, ऐसे भी लिख सकते हो। जर्मनी का राजा विलियम प्रथम को 1871 ईस्वी में बनाया गया। उसके बाद आता है अध्याय 2 में भारत में राष्ट्रवाद। मैंने आपके इसके बारे में बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में तो पीछे ही बता दिया, अभी आप लोग देखो इसके जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुविकल्पी आपने देखा, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सारे मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे पहला, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत जो लौटे थे वर्ष 1915 में लौटे थे, याद रखना। उसके बाद आपका क्या आता है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो याद कर लेना, हिंदी में भी काम आ सकता है। चंपारण में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी की लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था भाई साहब? तो वो किया था दांडी। गांधी जी के दांडी यात्रा के बारे में तो आपने सुना होगा। और यहाँ पर पोरबंदर जो है वो गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो गांधी चंपारण, आप जानते हो चंपारण में क्या हुआ, अपना भारत वापस आने पर पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। उसके बाद दांडी में नमक कानून तोड़ा था, तो याद रखना। ठीक है, गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था? दांडी में। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा किस लिए की थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में, या फिर क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, या फिर उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, या नमक कानून तोड़ने हेतु? नमक कानून तोड़ने हेतु। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। ठीक है, तो ये नमक कानून तोड़ने हेतु, क्योंकि यहाँ ऊपर ही है वही क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बहुविकल्पी प्रश्न इतने कठिन होते नहीं हैं। आप एक बार पढ़े रहोगे ना, रटो मत, केवल पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा और आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा हाँ यार इसका आंसर ये होगा। बस यही है, इतना ये बहुविकल्पी सॉल्व करने की ट्रिक। अगर आप रटने बैठ जाओगे तो अपना केवल टाइम बर्बाद करोगे, भाई मैं हर चीज़ बिल्कुल पी जाऊँगा, ऐसा आपको बिल्कुल ही कतई नहीं सोचना है। उसके बाद आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कब चलाया गया? तो यहाँ पर 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था और 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी आई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखना, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो याद रखना 1929 ईस्वी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया गया था उसके 1 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद आगे है 12वां, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों से शहीद हो गए थे? तो आपने सुना होगा, पिक्चर भी देखे होंगे, लाला लाजपत राय जी। तो यहाँ पर कहाँ है ये? बी नंबर क्वेश्चन आपका सही है, लाला लाजपत राय जी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता जो थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है,
तो ये आप याद कर लेना। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। लाहौर अधिवेशन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। कमेंट करना लाहौर अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा मुझे कि क्या है, समझाना मुझे नीचे, ठीक है, सर्च कर लो थोड़ा सा, गूगल है आपके पास भाई इस समय, ठीक है। उसके बाद आता है 15 कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था और 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी और हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। लाइक कर दो, ठोक दो, बस मोबाइल का स्क्रीन ना फूट जाए, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।